हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन के एपिसोड 10 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जियांग पिंग ने जियांग टिंग के फादर के लिए एक न्यू ग्रेवस्टोन बना दिया होता है। तो अंकल जियांग कहते हैं कि जियांग टिंग, हालांकि तुम्हारे लिए ये अनफेयर है, मैं तुम्हारे कंपटीशन में ज्वाइन होने का विचार को डिसमिस करने का कमांड देता हूँ। तो ये सुनते ही जियांग टिंग चिल्ला के पूछता है कि क्यों, क्या मैं हमेशा के लिए अपना ब्लड लाइन खो दूंगा? तो अंकल जियांग कहता है कि उन्होंने उस ब्लैक फ्लू का यूज तुम्हारे खिलाफ किया है। क्या तुम उनके ट्रैप में फंसने का प्लानिंग बना रहे थे? और फैमिली कंपटीशन में तो एक्सीडेंट होना कॉमन बात है, वो लोग तुम्हें बड़े ही आसानी से मार सकते हैं। इसके अलावा ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला भी तुम्हारे ब्लड लाइन को पूरी तरह से रिस्टोर नहीं कर सकता है, तो तुम उसके साथ कंपटीशन कैसे कर सकते हो? तो ये सुन के जियांग टिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसकी एनर्जी रिलीज होने लगता है। तो वो कहता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे लिए एक घातक जाल बिछाया है। तो अंकल जियांग उसे कहता है कि अगर बदला लेना है तो ठंडे दिमाग से लो, बस इस तरह से रिगार्ड मौत का अंत नहीं है। अगर तुम्हारे फादर यहाँ होते तो वो भी तुम्हें ब्लेम नहीं करते। तो ये सुनते ही जियांग टिंग खुश होकर कहता है कि आपने क्या कहा, रिगार्ड? तो ये असल में डेड एंड नहीं है। और वो बहुत ही एक्साइटेड होकर अंकल जियांग को पूछता है कि अगर आपके पास ब्रेक थ्रू करने का कोई रास्ता है तो हमें हार क्यों माननी होगी? इसके अलावा वो मुझे मारने का ट्राई करना कभी बंद नहीं करेगा। तो अंकल जियांग चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग शांत हो जाओ, वो व्यू पॉइंट बहुत ही डेंजरस है, थोड़ी सी भी गलती पर तुम मर जाओगे, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो जियांग टिंग कहता है कि अंकल जियांग, मेरे फादर ने 10 सालों से भी ज्यादा टाइम तक मुझे बड़ा किया है, यहाँ तक कि उनकी गुजर जाने के बाद भी वो मुझे प्रोटेक्ट करते रहे, तो मैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए उनके रेपुटेशन को बर्बाद नहीं कर सकता। तो उसकी बात सुन के अंकल जियांग कहता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे जेट पेंडेंट में अपने स्पिरिट के एक टुकड़े को डाला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मरना मीनिंगलेस है। और जियांग फैमिली तो जड़ से सड़ चुका है, इसे कोई नहीं बचा सकता, बस इसे छोड़ दो। तो जियांग टिंग अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और चिल्ला के कहता है कि अंकल जियांग, मैं कायोरा की तरह जीने की बजाय बहादुरी से मरना पसंद करूंगा। तो अंकल जियांग उसे समझाते हुए कहता है कि जियांग टिंग, तुम्हें पता होना चाहिए कि मरने पर लोगों के पास कुछ नहीं होगा। तो जियांग टिंग चिल्ला के कहता है कि अंकल जियांग, मैंने अपना फैसला कर लिया है। तो इसका इतना जिद देखकर अंकल जियांग आखिरकार हार मान नहीं लेता है और साई करके कहता है कि अब क्योंकि मैं तुम्हें इससे मना नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें अभी निकल जाना चाहिए हिललॉक की रुइंस की ओर। फिर हमें एक स्टोर का सीन दिखाए जाते हैं। उसके सामने बहुत सारे लड़के खड़े होते हैं और चिल्ला के कहता है कि मिस्टर कियान, क्या आपके पास कोई ब्लड एसेंस है? तो दूसरा वाला कहता है कि मुझे भी ब्लड एसेंस चाहिए। तो सबको ब्लड एसेंस इसलिए चाहिए क्योंकि जियांग फैमिली की कंपटीशन होने वाला है। तो ये क्यांस ड्रग स्टोर है, यानी दवाई की दुकान। तो इस ड्रग स्टोर का ओनर बाहर निकलता है, इसका नाम है क्यान डियो। तो क्यान डियो उन सबको चिल्ला के कहता है कि ब्लड एसेंस बिक गए हैं, लेकिन बाकी सारी ड्रग्स अवेलेबल है। तो सारे लड़के कहते हैं कि फैमिली कंपटीशन करीब है, अब आप हम लोगों को बताइए कि आपके पास ब्लड एसेंस नहीं है। तो उनमें से एक लड़का चिल्ला के कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरा वाला लड़का कहता है कि जब तक ये आपके पास है मैं आपको डबल प्राइस ऑफर कर सकता हूँ। तो डबल प्राइस का ऑफर सुन के वहाँ के ड्रग स्टोर के क्लर्क आता है जिसका नाम है कियान जिनलाई। तो वो कियान डियो को कहता है कि बॉस, डबल प्राइस, यानी वो उसे कह रहा है कि कुछ भी करके ब्लड एसेंस की जुगाड़ लगाइए। तो कियान डियो उस क्लर्क को कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यहाँ पर रुको, मैं जाके अपने ग्रैंडफादर से पूछता हूँ। तो ये है उसका हैंडसम ओल्ड ग्रैंडफादर, इसका नाम है ली यंग और ये एक एल्केमिस्ट है। तो वो कुछ लिखते हुए कहता है कि अपने दम पर इस तरह की तूफान खड़े होने की क्वालिटी इस लड़के में पहले जैसी ही है, और यही दोबारा चीज वो फिर से लिखता है, शायद ये कोई कविता होगा। तो वो साई करते हुए कहता है कि मैंने इस जनरेशन में एक और ऑल्टरनेटिव खो दिया है, लेकिन उससे सीधे तौर पर खारिज कर देना थोड़ा रिग्रेटफुल है। तभी दरवाजा खोल के कियान डियो दौड़ते हुए अपने ग्रैंडफादर के पास आता है और पूछता है कि ग्रैंडफादर, क्या आपने कोई और ब्लड एसेंस रिफाइन किया है? तो ग्रैंडफादर कहता है कि क्या तुम्हें नॉक करना नहीं आता? तो कियान डियो को उस पॉट के अंदर लाइट चमकते हुए दिखता है, तो उसे लगता है कि कोई ब्लड एसेंस रिफाइन हो रहा है। तो वह खुश होकर कहता है कि ग्रैंडफादर, स्टोर ब्लड एसेंस के लिए आने वाले लोगों से भरा हुआ है, वो डबल प्राइस भी ऑफर कर रहे हैं। इसका थोड़ा सा भी ठीक है, आपके लिए कुछ बनाना हार्ड नहीं है ना? हम इससे अपना तकदीर बना सकते हैं और आप ग्लोरियसली रिटायर हो सकते हैं। तो ग्रैंडफादर हंसते हुए कहता है कि ये उतना इजी नहीं है जितना कि तुम सोचते हो। तो कियान डियो जल्दी से उस कॉल्ड्रोन के ढक्कन को खोलते हुए कहता है कि चलो भी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो, मैं खुद से ही तलाश करूंगा। अगर मेरे पास पैसा ज्यादा हो तो मैं आपकी बेहतर देखभाल कर सकता हूँ। सर बेवकूफी पैसा अपने हाथ से जाते हुए देखेंगे। और वो उस ढक्कन को खोलने के बाद अंदर की चीज को देखकर हैरानी से चिल्ला के कहता है कि ये क्या है? तो देखते हैं कि उसके अंदर 3 मुर्गी का बच्चा होता है। उनमें से एक घोड़े बेच के सो रहा है, यानी वो आलसी है, और दूसरे वाला थोड़ा बदमाश है, और तीसरे वाला थोड़ा डरपोक है।
तो वो चिल्ला के कहते हैं कि ग्रैंडफादर, इन फिनिक्स की अंडे को खोजने के लिए मैंने अनगिनत कठिनाई का सामना किया, और आपने इन मुर्गियों को कैसे पाला? मतलब फिनिक्स के बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो मुर्गी के बच्चे जैसा ही दिखता है। तो उसके चिल्लाने की आवाज सुन के ग्रैंडफादर अपने कान में उंगली घुसा लेता है और वो तीनों बच्चे चिरप चिरप करते हुए बाहर निकल आता है। तो ग्रैंडफादर उन बच्चों को एक जगह पे रख के हंसते हुए कियान ड्यू को कहता है कि पहले शांत हो जाओ और यहाँ पर आके बैठो, और मैंने ये अंडे गलत जगह रख दिए होंगे, लेकिन ये अच्छा है ना? और देखते हैं कि उन तीनों बच्चों में से सोतरू तो सो रहा है और बाकी दो उसे जगाने की प्लानिंग बना रहा होता है। तो कियान ड्यू कहता है कि मेरे प्यारे दादाजी, अगर मैं सच में जल्दी में नहीं होता तो मैं आपको यहाँ परेशान करने के लिए नहीं आता। और देखते हैं कि उस आलसी को जगाने की वजह से वो गुस्से में जोर जोर से उसे मार रहा होता है, और वो डरपोक तो डर के मारे कियान ड्यू के हाथ में जाके मुंह छुपाता है। ये तीनों ही बहुत ही क्यूट है सच में। तो ग्रैंडफादर कहता है कि मैंने किसी को उस बीस्ट की ब्लड हंट करने के लिए ऑर्डर दे दिया है, जिसकी मुझे जरूरत है। वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। और क्या इस बड़े से पेनलोंग सिटी में कोई और दवाई की तलाश में नहीं है? तो कियान ड्यू कहता है कि असल में एक है, वो है जियांग टिंग। रिकवर होने के लिए उसने कुछ मनरो और कुछ ड्रग्स खरीदे और फिर जल्दी से सिटी के वेस्ट की ओर चले गए। तो ये सुन के दादाजी हैरानी से कहता है कि सिटी की वेस्ट में तो सिर्फ हिलॉक रूइंस है, वो जगह तो उजड़ा हुआ है और आंधी तूफानों से भरा हुआ है, तो वो वहाँ क्यों जाएगा? तो कियान ड्यू कहता है कि उसके जल्दबाजी भरे बिहेवियर को देखकर लगता है कि वो भागने जा रहा है। जैसे कि कहावत है कि कोई जगह जितनी ज्यादा डेंजरस होता है वहाँ छिपना उतना ही सुरक्षित होता है। और देखते हैं कि हमारा आलसी उसे मारने के बाद फिर से घोड़े बेचकर सो रहा है और बदमाश उसके ऊपर चिल्लाता रह जाता है। तो ग्रैंडफादर कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया, और वो खिड़की की तरफ देख के सोचता है क्या वो हिलॉक रूइंस के डीप में थंडर ट्रेवलेशन का यूज करने के इंटेंट रखता है। ऐसा लग रहा है कि उसे किसी मास्टर से सीक्रेटली ऑर्डर दिया गया हो। ये इंटरेस्टिंग है। ये शो और भी ज्यादा ड्रामेटिक होते जा रहा है। फिर हमें हिलॉक रूइंस के सीन दिखाया जाता है और देखते हैं कि उसकी हर जगह थंडर गिर रहा होता है और उस जगह के बाहर हमारा हीरो जियांग टिंग खड़ा होता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।